यस हिंदी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की ये क्लास परीक्षा के दृश्य से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब इस क्लास को पूरा देखें। तो आइए देखते हैं, क्योंकि परीक्षा सन्निकट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी जी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया हुआ है। तो ये आंसर होगा कितनी रचनाओं का, तो इसमें है 3 रचनाओं का उल्लेख उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास में किया हुआ है। तो पहली रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये आखिरी कलाम ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मलिक मोहम्मद जायसी जी की ये प्रथम रचना माना है, और मानी भी जाती है कि आखिरी कलाम जायसी जी की पहली रचना मानी जाती है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि आदुपंथ का संबंध किस संप्रदाय से है। आदुपंथ का संबंध किस संप्रदाय से है। तो ये आदुपंथ का संबंध किसका, आदुपंथ का, तो ये नाथ पंथ से है। आदुपंथ का संबंध नाथ पंथ संप्रदाय से माना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है। तो ये इस रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। इसका रचना काल पूछ लेता है साथियों, तो इसका रचना काल कब है, तो 1764 ईस्वी अनुराग बांसुरी की रचना काल है। तो ये अति महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12पंथी शाखा कौन सी, 12पंथी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 12पंथी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसमें सब क्वेश्चन लगभग आप पढ़ेंगे तो अति महत्वपूर्ण ही आप पढ़ते हुए ही आप समझ पाएंगे कि सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो 12पंथी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो गुरु गोरक्षनाथ माने जाते हैं। आप इनको ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा की अंतिम रचना किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी परंपरा की अंतिम रचना किसे माना है। तो सूफी परंपरा साथियों कौन सी, सूफी परंपरा की अंतिम रचना किसे माना है, तो इंद्रावती को माना है। किसको, इंद्रावती, जिसका रचनाकाल 1744 ईस्वी है। इसके रचनाकाल कौन है, तो नूर मोहम्मद हैं। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आपको पता ही होगा कि हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ ठाकुर शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज ही माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1883 ईस्वी मानी जाती है। और 1878 भी कहीं कहीं ऑप्शन में मिलता है, लेकिन मुख्यतः 1883 ईस्वी ही इसका रचनाकाल माना जाता है। तो हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज, इसके रचनाकार हैं ठाकुर शिव सिंह सेगर, और जो हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ, कौन सा इतिहास ग्रंथ है कि जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। आप ध्यान देंगे तो वह उस रचना का नाम है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जॉर्ज अब्राहम गिरेसन जी का ये रचना का नाम है, ये गिरेसन जी हैं। तो इसमें कुल रचनाकारों की संख्या जो है 952 मानी जाती है। कितनी, 952 मानी जाती है। यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे जानते होंगे, और ना जानते हो तो आप इसे 2-1 बार वीडियो को पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगले ये क्वेश्चन है कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को कितने संस्करणों में प्रकाशित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने संस्करणों में
प्रकाशित किया गया है। तो आप इसे जो है देखेंगे। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को कितने संस्करणों में प्रकाशित किया गया है, तो आप इसे जो है ध्यान देंगे तो 3 है। तो कितना है? 3। 1929 ईस्वी में, और फिर परिवर्धित ये संशोधित संस्करण 1940 में, फिर जो है 2025 में, ये तीनों हैं। तो आप इसके अगर क्वेश्चन में आए तो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी को कितने संस्करणों में प्रकाशित किया गया है अभी तक? तो 3। तो ये साथियों यस हिंदी क्लासेस आपकी हिंदी यूट्यूब चैनल का एक महत्वपूर्ण ये चैनल है। यदि आप क्लास में नए आए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। और इस पर जो भी वीडियो है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे जो भी नए साथी हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, और इस चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करें, ज्ञानवर्धन करें अपना। और इस चैनल पर सारे तथ्य जो है आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता बीपीएससी या उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस लगा हुआ है, ये उन्हीं के लिए है। आइए आप जुड़िए और इस चैनल से अपना आप ज्ञानवर्धन करिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन है कि किस सूफी रचना में रचनाकार ने नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है? किस सूफी रचना में रचनाकार ने नायक को एक पत्नीवादी, कौन सा एक पत्नीवादी दिखाया? एक कभी भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि ऐसे भी क्वेश्चन डालें जिससे कि कहीं कोई एग्ज़ाम में एक नंबर से समस्या ना हो। तो इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को हल्के में ना लें। देखना सभी को है, पढ़ना हर किसी को है, जो है सारे तथ्य याद करना है। तो इसलिए ये इस रचना का नाम है क्या? मधुमालती है। मधुमालती की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मंझन है। रचनाकाल इसका है 1545 ईस्वी है। इसमें नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये है 10वां क्वेश्चन है कि शुक्ल जी किस रचना को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल जी किस रचना को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं? किस रचना को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। मृगावती सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं, जिसका रचनाकाल 1503 ईस्वी है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूफी परंपरा की प्रथम रचना किसे मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूफी परंपरा की अंतिम रचना किसे मानते हैं, या अवधि की कौन सी रचना मानते हैं? तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म टॉपिक है ये, और ये सभी क्वेश्चन में आने लायक पॉइंट हैं। तो आप इन सब कुछ अवश्य देखिएगा। तो साथियों क्लास छोटी ज़रूर है, लेकिन आपके ज्ञानवर्धन के लिए ये महत्वपूर्ण सारे तथ्य हैं। आप इसे पढ़िएगा, देखिएगा, और सारे क्वेश्चन जो है आपकी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। इसलिए आज की ये क्लास बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा की डेट टलती जा रही है, लेकिन तैयारी में शिथिलता ना बरतें आप। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी अपना अनुभव है, इसलिए आप मेरी बात को मानिए और आप अपनी पढ़ाई में जो भी टाइम आपका है उसमें बढ़ाते ही रहिए, क्योंकि अगले 4-6 महीने में एग्ज़ाम अवश्य हो जाएंगे। तो आप सबका इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।